हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये है अगस्त साइंस एंड टेक मैगज़ीन जो हम आज कवर करने वाले हैं। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है दोनों सीरीज़ की जो चल रही हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस और मैपिंग वाली सीरीज़ की अलग बना दी है एंड साइंस एंड टेक की अलग बना दी है, सो यू कैन ईज़िली एक्सेस इट। और PDF मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में अगस्त में, क्योंकि पूरा अगस्त उसी के बारे में था। तो चंद्रयान 3 ने, विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की। जहाँ पे ये सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, ये जो टच डाउन वाला एरिया यहाँ पे दिख रहा है, इस एरिया का नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। और जो चंद्रयान 2 जहाँ पे क्रैश हुआ था, उस एरिया को नाम दिया है तिरंगा पॉइंट। सॉरी। अगस्त 23 को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। ये 3 चीज़ें याद रखिए। और ये मिशन की जो लाइफ थी वो 1 लूनार डे की थी, यानी कि अर्थ के कंपैरिजन में 1 लूनार डे यानी मून का दिन 14 दिन का होता है अर्थ के दिन के हिसाब से। चंद्रयान 3 ने हॉप एक्सपेरिमेंट किया। हॉप एक्सपेरिमेंट का मतलब जैसा इमेज में आप देख रहे हो, जस्ट बिफोर टच डाउन, जैसे हवा में होवर करता है ना कोई स्पेसक्राफ्ट, बस वही करके ज़मीन वापस नीचे होने के बाद, टच डाउन करने के बाद फिर से अपलिफ्ट करके दिखाया है। सो ये चीज़ बढ़ावा देती है फॉर फ्यूचर रिटर्न, जो हम आगे चल के मिशंस करेंगे जिनमें हमें वापस लेके आना होगा अपने स्पेसक्राफ्ट को, उसके लिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है। तो ये एक फ़ायदा है इसका। जो इसमें फाइंडिंग्स की हैं, एक्चुअली इसमें जो पेलोड था जिसका नाम है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट, ये टेम्परेचर चेक करता था। तो जो हम ऑब्ज़र्व करते थे या जो हम एक्सपेक्ट करते थे वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, बट एक्चुअली में वहाँ पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। और एलिमेंट्स प्रज्ञान रोवर ने चेक किए हैं, सल्फ़र मिला है वहाँ पर। और नेचुरल सेस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक्स भी आए हुए हैं इन द पास्ट इन द सरफेस ऑफ द मून, ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो ये 3 चीज़ें फाइंड की हैं चंद्रयान 3 ने अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज़ रेस टू स्पेस। इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है अभी स्पेस रेस में। तो पहली जो फर्स्ट अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट थी स्पुतनिक, जिसे रशिया ने लॉन्च किया था। और पहला स्पेसक्राफ्ट जिसने ह्यूमन क्रूड स्पेसक्राफ्ट था जो वापस आ गया था सक्सेसफुली, वो था अपोलो 8 1968 में, ये याद रखिए। और इंडिया ने अपनी स्पेस जर्नी स्टार्ट की थी इसरो की 1960s में, जब इस्टेब्लिश किया 1969 में इसरो को। और SLV 3 फर्स्ट हमारी सक्सेसफुल फ्लाइट थी 1980 में। फिर उसके बाद 1990s में हमने PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अचीवमेंट्स डेवलप किए थे। जो रीसेंट अभी सक्सेस मिली है इसरो को वो है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो मंगलयान था, मॉम कहते हैं इसे। और साथ में अभी एक रिकॉर्ड सक्सेसफुल प्लेस किया है इंडियन इसरो ने कि 104 सैटेलाइट एक ही लॉन्च में PSLV की 37th फ्लाइट में 2017 में ऑर्बिट में डाले गए हैं इन अ सिंगल लॉन्च। ये सबसे हाईएस्ट है अभी तक। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग, ये एक अचीवमेंट है बहुत बड़ा, क्योंकि ये फर्स्ट मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाली कंट्री है इंडिया। और इन स्पेस यानी कि हमने नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं जो उस चीज़ पे स्पेसिफिकली फोकस करते हैं। जैसे कि एक है एजेंसी, इसका नाम है इनस्पेस। ये सिंगल विंडो एजेंसी है नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ को प्रपोजल्स लेने के लिए। इंडिया आज कहाँ स्टैंड करता है इन स्पेस इकोनॉमी। एक्चुअली में हम ग्लोबल इकोनॉमी में अभी सिर्फ 2 और 3% कंट्रीब्यूट करते हैं, बट हमारा टारगेट है 2030 में 10% कंट्रीब्यूट करने का, जो कि काफ़ी अच्छे से पॉसिबल है, बिकॉज हमारे पास जो सबसे स्पेशलिटी वाली चीज़ है वो है एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्योंकि हम कम पैसे में वही सेम काम कर देते हैं जो दूसरे कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा के करती हैं। बट ये चीज़ USP भी है इंडिया की, पर ये एक एक्िलीज हील भी है, बिकॉज हमेशा हम टाइट बजट रख के चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि हम कभी फिर आगे
या फिर नया लीडरशिप रोल नहीं ले पाएंगे। तो ये एक इशू है, बट चीज़ें अभी फ़िलहाल तो अच्छी चल रही हैं। और अभी इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए बढ़ावा दिया है, इसकी एड दी है, जिसे नेशनल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कवर करेगा। बिकॉज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का काम है ये छोटे, बिल्कुल छोटे से जो मॉड्यूल्स होते हैं उन्हें स्पेस में ऑर्बिट कराने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसमें टाइम बहुत कम लगता है, ये 72 आवर्स में रेडी हो जाता है ऑर्डर पर। 10 करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, और एज़ कम्पेयर टू अदर्स वो बहुत ज़्यादा है। और जो दूसरे हमें जैसे PSLV का कुछ लॉन्च कराना है, उसमें हमें अराउंड 90 डेज़ लग जाते हैं, यानी 3 महीने के करीब 3 महीने या 1.5 महीने। तो ये जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये छोटे मॉड्यूल्स को ले जाने के लिए बहुत अच्छा है। पेलोड इसका अराउंड 400 kg है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट ये NSIL के थ्रू आया है। और जो हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स इंडिया में आए हैं वो है एक स्काई रूट एरोस्पेस, ये हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है। इन्होंने मिशन प्रारंभ लॉन्च किया था, जिसमें पहला रॉकेट लॉन्च किया है विक्रम-S नाम का। ये पहला प्राइवेट लॉन्च व्हीकल है, पहला प्राइवेट लॉन्च रॉकेट है इंडिया का। यह है अग्निकुल कॉस्मोस। इसमें MS धोनी यानी कि हमारे कैप्टन कूल, इनका इन्वेस्टमेंट है। ही इज़ द एंजल इन्वेस्टर इन दिस फर्म। और इन्होंने 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया है, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। और ऐसी ही अलग बॉडीज़ हैं जैसे पिक्सल्स और ध्रुवा स्पेस। ये जो इम्पोर्टेंट स्पेस रिलेटेड एजेंसीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चारों को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर हम सिर्फ वन वर्ड कैच करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऐसे, और आपको हमेशा चीज़ें याद रहेंगी। पहली बात पहले है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का काम है फॉरेन इंगेजमेंट करना। तो अंतरिक्ष कैसे याद रखोगे? जैसे हमारे यहाँ पे जो फॉरेनर्स होते हैं उन्हें नॉर्मली बोला जाता है अंग्रेज, आप उससे अंतरिक्ष याद रख लोगे, अंग्रेज से अंतरिक्ष। दूसरी है इन स्पेस। इनका काम है, इस एजेंसी का काम है प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं वो यूज़ कर पाएँ इसरो के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसका काम ये है। तो इंफ्रा और इन स्पेस, इससे आप दोनों मेल जोल बना सकते हो। तीसरी है ISPA। ये एक इंडस्ट्री बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। इसका काम है ग्लोबल लिंकेज बनाना, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सिंक्रोनाइजेशन बैठाना रिलेटेड टू स्पेस टेक। और ये सरकारी बॉडी नहीं है, ये एक इंडस्ट्री बॉडी है स्पेस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। चौथी है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसरो और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कोलैब को एनहेंस करती है, जैसे हमने देखा था। बट नोडल सिंगल विंडो एजेंसी जो है वो अभी हमने पढ़ा, वो है इन स्पेस। ये याद रखिएगा। तो अंतरिक्ष यानी अंग्रेज, इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्पेस प्राइवेट के लिए, ISPA यानी कि ये इंडस्ट्री बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ग्लोबल लिंकेजेस बैठाने के लिए। NSIL इसरो और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्राइवेट एंटिटीज़ को कोलैबोरेशन के लिए। ये है पूरा टाइमलाइन जो अभी तक हमने किया है और आगे हम क्या प्लान कर रहे हैं इसरो के मिशन, वो आप देख सकते हो। अगला आर्टिकल है सुपर कंडक्टिविटी। एक्चुअली सुपर कंडक्टिविटी को लेके कुछ क्लेम्स हुए थे, साउथ कोरियन साइंटिस्ट ने क्लेम्स किए थे रिसर्च पेपर। एक एलिमेंट है जिसका नाम है मटेरियल LK99। इसे सुपर कंडक्टिविटी अचीव करने के लिए दावा किया जा रहा था एट रूम टेम्परेचर, जो कि अब इनकंसिस्टेंट करार दे दी गई है, क्योंकि उस हिसाब से जैसा इसे अंदाज़ा लगाया गया था, जो एंटिसिपेट किया गया था, उस हिसाब से इसने परफॉर्म नहीं किया है। LK99 इज़ अ डार्क ग्रे सॉलिड created due to heating of mixture of powdered compounds of lead, oxygen, sulfur and phosphorus। 4 चीज़ों को मिला के एक मिक्सचर है, एक सॉलिड सब्सटेंस है LK99। सुपर कंडक्टिविटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सुपर कंडक्टिविटी एक्चुअली में एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को लेके जो रेजिस्टेंस होता है वो ना के बराबर ख़त्म हो जाता है। कंडक्टर का काम क्या है? 2 चीज़ें जो हम हमेशा से सुनते हैं,
कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर का काम है इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू कराने में कोई बहुत ईजीनेस देना। इंसुलेटर का काम है रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो जो सुपर कंडक्टिविटी है वो कंडक्शन प्रोसेस यानी कि कंडक्टर से भी आगे की चीज़ है, यानी इसमें बिल्कुल ना के बराबर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। बट ये चीज़ तब होती है जब एक टेम्परेचर, एक सर्टेन लेवल ऑफ टेम्परेचर, जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है, वहाँ से चीज़ें बदलना स्टार्ट होती हैं। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एकदम से गायब हो जाती है इन सब की, और एक ये टेम्परेचर काफ़ी लो लेवल का टेम्परेचर यानी ठंडे टेम्परेचर पे होता है। इस वजह से इसे सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। एक इसमें इफेक्ट है जिसका नाम है मेजनर इफेक्ट। मेजनर इफेक्ट का मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को सुपर कंडक्टर के ट्रांजिशन के टाइम पे चेंज हो जाना, यानी एक्सपल्स यानी हट जाना, उसके बारे में बताता है। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो सुपर कंडक्टिविटी दिखाते हैं, जैसे कि मरकरी, लेड, एल्युमिनियम, टिन, नायोबियम एट्सेट्रा। वो भी क्रिटिकल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे क्लेम किया गया था कि LK99 जो कोरियन साइंटिस्ट ने क्लेम किया था वो दिखाता है, बट अभी वो इनकन्सिस्टेंट है, उसे नहीं माना गया है। और कॉपर पेयर्स के बारे में देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयरिंग हो जाती है एट क्रिटिकल टेम्परेचर्स, उसकी वजह से सुपर कंडक्टिविटी की स्टेट अचीव होती है, उसे कहते हैं कॉपर पेयर्स। तो आप कॉपर पेयर्स नाम बस याद रखिए कि सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। क्या क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कर पाएगी। मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI टेक्नोलॉजी भी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि वो भी यही स्पेक्ट्रम यूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी का। मैग्नेटिक लेविटेशन या मैगलेव टेक्नोलॉजी, इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। नॉर्मल चीज़ें हैं ये, तो इतना कुछ खास नहीं है। और एक्चुअली में सुपर कंडक्टिविटी पे 5 नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं, वो याद रखिएगा। न्यूज़ एंड शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं। इंडिया स्टैक, तो इंडिया ने MOU साइन किया है त्रिनिडाद एंड टबैगो, ये कैरेबियन आइलैंड्स की कंट्रीज़ हैं, इनके साथ अबाउट एडॉप्शन ऑफ कस्टमाइज्ड इंडिया स्टैक सोल्यूशन। इंडिया स्टैक क्या है? एक्चुअली में ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यानी कि कुछ ऐसे डिजिटल पब्लिक गुड्स हैं जो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नेंस, जिसे हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं फॉर ट्रांसपेरेंसी और इक्विटेबिलिटी, इन सब चीज़ों के लिए। बिकॉज ऑफ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका इतना डेवलप्ड है, वर्ल्ड लीडर है कंट्री, वहाँ पर लोग जेब में सर्टिफिकेट लेके घूम रहे थे वैक्सीन्स के, जबकि हमारे यहाँ पर पूरी तरह से डिजिटल हो चुका था, कोई पेपर लेके नहीं घूमता था। ये फ़ायदा है इनका। तो ये चीज़ें इंडिया स्टैक में आती हैं, APIs कहलाती हैं ये, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। इनके 3 फेसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक आइडेंटिटी लेवल पे है, 3 लेयर्स हैं इसकी। आइडेंटिटी लेवल पे, दूसरी है पेमेंट लेवल पे, तीसरी है डाटा लेयर। तो आइडेंटिटी लेयर में KYC, आधार, ई-साइन, और पेमेंट लेयर पे UPI वगैरह, आधार पेमेंट इनेबल्ड सिस्टम, और फिर डाटा लेयर पे डाटा की सिक्योरिटी जैसे डिजी लॉकर, इन सब के बारे में। कैशलेस सर्विस डिलीवरी को ये एनहेंस करता है। तो ये है API। API इज़ अ सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स दैट इनेबल डिफरेंट एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये नेक्स्ट आर्टिकल है, रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव वाटर, जो फुकुशिमा न्यूक्लियर, जस्ट अ सेकेंड, जो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से वो वाटर रिलीज़ हो गया था। तो उस वाटर को अब जाके ट्रीट करके रिलीज़ किया जा रहा है जापान के द्वारा। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बोल दिया है कि इसके अंदर नेग्लिजिबल रेडियोलॉजिकल इम्पैक्ट करने की क्षमता है, तो ये कोई इशू नहीं है इसे समुद्र में मिलाने में। और जापान बताता है कि इसने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है ट्रीट करने के लिए वाटर को, उसका नाम है एडवांस्ड लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें फिल्ट्रेशन होता है, बस ये ट्रीटियम को नहीं हटा पाता, ये याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ पर ट्रीटियम से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ सकती हैं। जैसे चाइना ने बैन कर रखा है सी फूड वगैरह जापान से, इस वाले एरिया से, फुकुशिमा से और टोक्यो से। ट्रीटियम में DNA को डैमेज करने की क्षमता है, ये एक इशू है।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इस्टेब्लिश हुई थी 1957 में। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जाके चेक करता है रिलेटेड न्यूक्लियर सब्सटेंसेस। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के स्टैंडर्ड अनाउंस किए हैं MNRE ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। उन्होंने कहा है कि 1 किलो हाइड्रोजन बनाने पे, जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो बनाने पे 2 किलो CO2 से ज़्यादा रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, ये इनका है। तो आप रेशियो में देख सकते हैं 2:1 का रेशियो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू MNRE। और ग्रीन हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ग्रीन हाइड्रोजन वाटर की स्प्लिटिंग, यानी कि वाटर से जब हाइड्रोजन एटम को अलग किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इस इलेक्ट्रोलिसिस में जिस एनर्जी का यूज़ होता है वो ग्रीन सोर्स से आनी चाहिए, तब जाके ये ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। ये है ग्रीन हाइड्रोजन, और इसी बेसिस पे एनर्जी को अलग अलग कलर्स दिए जाते हैं कि कोई बायोमास से बनी है तो वो ब्राउन हो जाएगी, और जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनी है वो ग्रीन हो जाएगी। तो ये है ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब। और हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जो 2030 तक के लिए अनाउंस हुआ था। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना हर साल 2030 तक, 50 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकना, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना 125 गीगावाट तक, और 1 लाख करोड़ क्यूमुलेटिव रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स, 1 लाख करोड़ तक फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स रिड्यूस करना। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम। ये केरला की गवर्नमेंट ने मिलके किया है इसके साथ। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन एक सिंगल लेयर कार्बन एटम अरेंज है जो 2D है एक्चुअली में, और इसका काम होता है जैसे कि टच स्क्रीन्स में, सेल्स में। ये बायोकम्पेटेबल नहीं है, तो इससे ड्रग डिलीवरी नहीं की जा सकती। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है और आपको टेस्ट सीरीज़ में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन काफ़ी बार। मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड फ़ोटो। ये है ग्राफीन, ये बुलेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट में भी इसे यूज़ करते हैं। ये 2D है, अब आप नहीं भूलोगे। थिन है, मैकेनिकली वेरी स्ट्रॉन्ग है, ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है, ये इसके फ़ायदे हैं। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया रिस्क वी माइक्रो प्रोसेसर। ये हमारी सेमीकंडक्टर स्कीम की तरह है जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसिंग चिप्स बनाने का काम इंडिया के अंदर होगा। ये उसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। और इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेजेस को लेके इस पर चर्चा होगी, टैलेंट हब बनाए जाएंगे। अब आप ये सोचिए कि ताइवान को लेके US इतना कंसर्न क्यों रहता है? आपको लगता है कि ताइवान को लेके उसे कोई फ़र्क पड़ता है? इतना छोटा सा आइलैंड। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर मोनोपोली इट हैज़, सेमीकंडक्टर लीडरशिप इट हैज़ ग्लोबली ताइवान। और वो चाहता नहीं है US की ये चाइना के हाथ में चला जाए, क्योंकि चाइना उसकी एंटिसिपेशन से बहुत ज़्यादा अलग निकला जैसा उन्होंने सोचा था जब उन्होंने इसे सपोर्ट किया था। तो ये है इशू। नेक्स्ट चलते हैं। फिंगर माइन्यूटे रिकॉर्ड FMR, फिंगर इमेज रिकॉर्ड FIR। ये एक्चुअली में लोग जो आपने देखा होगा ना काफ़ी सारी जेम्स बॉन्ड वगैरह मूवीज़ में कि लोगों के फिंगरप्रिंट को कॉपी कर लेते हैं और एक क्ले में निकाल लेते हैं और फिर जाके फिंगरप्रिंट स्कैन कर लेते हैं उसमें, बट बायोमेट्रिक्स में। बट इसका काम FMR और FIR का काम ये है कि ये लाइव, यानी लाइफ को चेक करेगी आपके अंगूठे के साथ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फिंगरप्रिंट आपने एक क्ले में निकाल लिया और आपने बायोमेट्रिक्स पे लगा दिया। वो एक लाइवनेस चेक करेगी फिंगरप्रिंट को और डिटेक्ट करेगी कि ये क्लोन फिंगरप्रिंट है या सही में किसी इंसान, कोई खुद इंसान आया है यहाँ पर, लिविंग बीइंग। लो पंजेंट मस्टर्ड जेनोम एडिटिंग के थ्रू बनाई गई है। इसके अंदर एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है ग्लूकोसाइनोलेट्स, जो सल्फ़र और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, जिसकी वजह से वो पंजेंसी, आपने पंजेंट कैसा होता है जैसे प्याज, कच्ची प्याज खाते हैं वो वैसे ही, कांदा, उसी की तरह पंजेंसी होती है इसमें। और आपने देखा होगा कच्ची घनी तेल जब आता है तो कोई जैसे उसे कढ़ाई में डालता है और आँखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं उसे देख के, वो एक पंजेंसी है मस्टर्ड ऑयल की। तो वो इसके अंदर कम है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ग्लूकोसाइनोलेट्स। और ये इसकी एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि ये कितने लेवल तक रहेगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 30 पार्ट्स पर मिलियन ड्राई वेट पे रहेगी,
ये ग्लूकोसाइनोलेट। अदरवाइज नॉर्मली ये पाया जाता है 120 to 130 पार्ट्स पर मिलियन इंडियन मस्टर्ड में। तो ये जेनेटिक एडिटिंग की वजह से हुआ है। तो जीन एडिटिंग मॉडिफिकेशन होता है, क्या मतलब होता है जीन एडिट का, कि जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में अलग यानी फॉरेन मटेरियल जाके ऐड किया जाता है, बट जीन एडिटिंग के अंदर एग्जिस्टिंग जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा सा ऑल्टर किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, पर उसमें नई कोई चीज़ ऐड नहीं की जाती। जीन एडिटिंग एक है, फिर उसके बाद एक टर्म होती है ट्रांसजेनेसिस, जिसमें फॉरेन पार्टिकल यूज़ होता है। तो जो जीन एडिटेड क्रॉप है उन्हें अप्रूव करती है इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जिनमें कुछ नया ऐड किया गया है उसे GEAC अप्रेजल देती है, जैसे धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 को दिया है। ऊपर देख लेते हैं धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 क्या है। DMH11 एक्चुअली में एक हमारी इंडियन ब्रीड है जिसका नाम है वरुणा, और एक ये यूरोपियन ब्रीड है हीरा। तो इन हमारी इंडियन ब्रीड में थोड़े से इश्यूज़ थे जिसकी वजह से प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं थी और हर्बिसाइड टॉलरेंट नहीं थी। तो हमने सोचा कि हम इस हीरा के साथ, जो कि यूरोपियन ब्रीड है, इसके साथ इसका क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराएं और इसे मॉडिफाई करके अच्छा बना दें। बट एक्चुअली में वरुणा वैरायटी के अंदर ये था कि ये सेल्फ पॉलिनेट कर जाती थी। इस वजह से फिर हमने इसमें एक बार्नीज जीन डाला जिसकी वजह से वो स्टेराइल हो गई। और फिर जब हम हीरा के साथ उसे क्रॉस फर्टिलाइज कराते हैं, जीन करते हैं, मतलब इन विट्रो यानी लैब में, तो वो हीरा की क्वालिटीज़ अपने अंदर इन्हेंस कर लेती है। और इस वजह से ये जो ब्रीड है ये ज़्यादा अच्छी है, हर्बिसाइड टॉलरेंट है और प्रोडक्शन इसका अच्छा है। ये जैसे एक बार जीन है, ये हर्बिसाइड टॉलरेंस के लिए डाला गया है। और ये जो बार स्टार जीन है ये इस वजह से डाला गया है कि ये जो स्टेरिलिटी बार्नीज की वजह से आ गई है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पा रही है एक ब्रीड। तो जब फर्स्ट ब्रीड जो हमने हीरा और वरुणा की बनाई है और उसका जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग हुआ है उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप जाके बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तभी तो हम यूज़ कर पाएंगे उसे स्केल पर। एक पेड़ बनाने से क्या होगा, तो वो बार स्टार का काम है, वो बार्नीज को ख़त्म कर देता है, उसके इफेक्ट को, एक्चुअली स्टेरिलिटी को। तो ये तीनों इसमें DMH11 में यूज़ होते हैं, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये याद रखिएगा, जीन एडिटिंग IBSC करती है कंट्रोल, और जेनेटिक मॉडिफिकेशन GAAC करती है। अब देख लेते हैं आइंस्टाइन क्रॉस। आइंस्टाइन क्रॉस एक्चुअली में क्या है, पहले समझ लेते हैं कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी एक्चुअली में हम जैसा समझते हैं कि ये फोर्स अट्रैक्ट करती है, ये फोर्स अट्रैक्ट करने से ज़्यादा ग्रेविटी एक्चुअली में एक बहुत बड़े यानी कि सन से 3 गुना ज़्यादा मास वाले वेट के पास जो ग्रेविटी है वो अपने आसपास के स्पेस को, यानी जगह को, खाली जगह को रैप कर लेती है अपने अराउंड आसपास। जैसे एक आपने ट्रैम्पोलिन वाली वीडियो में नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप देखना, उसमें एक प्रोफेसर एक बॉल को, जैसे वो कपड़ा होता है ना जिसमें बच्चे कूदते हैं, उसे ट्रैम्पोलिन कहते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर। तो उसके अंदर एक बॉल डाल देते हैं हैवी, वो नीचे दब जाती है तो उसके आसपास का फैब्रिक भी वहाँ बेंड हो जाता है उसकी तरफ। वैसा ही काम सोचिए स्पेस के लेवल पे हो रहा है, इन द आउटर स्पेस, और जहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है। तो उसी वजह से जो बहुत बड़े स्टार्स वगैरह होते हैं वो अपने आसपास के स्पेस को बेंड कर लेते हैं, ये कहलाती है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से जो लाइट निकलती है तो वो भी स्पेस की तरह बेंड हो जाती है। तो जब हम दूर से कुछ देखते हैं तब हमें जैसे लाइट ईयर्स में, यानी कि बहुत पहले पुरानी कोई लाइट 1 लाख साल बाद आके हमें मिलती है, जैसे हम 1 लाख लाइट ईयर्स कहते हैं, तो वो भले ही सीधी स्ट्रेट आ रही होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से, पेन चेंज कर लेता हूँ, मान के चलिए वो यहाँ से आ रही है, बीच में यहाँ पर सन है, सन नहीं है ये, एक्चुअली ये कोई एक बड़ा स्टार है जो सन से काफ़ी बड़ा है, जिसने स्पेस को बेंड कर दिया है। मान के चलिए ये एक बॉडी है, बट लाइट यहाँ से आते हुए अपने आप बेंड हो जाएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और फिर हमें यहाँ पे अर्थ पे वो नॉर्मली दिखेगी। तो इसके आसपास हमें लाइट आती हुई ऐसे दिखेगी पीछे से, तो उसे कहते हैं आइंस्टाइन रिंग।
तो ग्रेविटेशनल जो आइंस्टाइन क्रॉस है वो भी आइंस्टाइन रिंग का एक फॉर्म है। आइंस्टाइन रिंग एक्चुअली ऐसे दिखती है, जैसे मान के चलिए ये कोई स्टार है और इसके पीछे से लाइट आ रही है जो कि आनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज बीच में ये बॉडी आ गई थी पिंक वाली, बट फिर भी वो दिख रही है। हम इससे समझ पा रहे हैं कि लाइट बेंड हो गई है। ये है आइंस्टाइन रिंग, और आइंस्टाइन रिंग का ही एक फॉर्म है आइंस्टाइन क्रॉस। आइंस्टाइन क्रॉस में एक्चुअली जैसे ये क्वासार होता है, क्वासार एक्चुअली में दुनिया के इस पूरे यूनिवर्स के सबसे ब्राइट और पावरफुल एलिमेंट्स में से एक है। ये बनते हैं चार्ज्ड एलिमेंट से जो ब्लैक होल के पास होते हैं उनसे। ब्लैक होल एक्चुअली में ग्रेविटी, इनफाइनाइट ग्रेविटी वाला एक ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में पाया जाता है, जो दिखता भी नहीं है। इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अंदर कि लाइट भी उससे पास थ्रू नहीं कर पाती। तो क्वासार से लाइट ट्रैवल करती है, वो एक ऑब्जेक्ट के पास आने के बाद ग्रेविटी के कारण लेंस की तरह, जैसे अभी हमने देखा था आइंस्टाइन लेंस, लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग का, उसी की तरह 4 जगह से रोशनी बन के आती है। 1 2, जस्ट अ सेकेंड, ये 1 2 3 4, और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से ये बैंड हो रही है। तो हमें 4 पॉइंट से आते हुए दिख रही है क्वासार की लाइट। इसे कहते हैं आइंस्टीन क्रॉस। स्पेस डेब्रीज ये तो फाउंड की गई हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो इसरो के कोई रॉकेट की थी, न्यूज़ में काफ़ी था ये। स्पेस डेब्रीज एक इशू है काफ़ी बड़ा, जैसे वो कैसलर सिंड्रोम आपने सुना हो। कैसलर सिंड्रोम एक्चुअली में क्या है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो अभी हाइपोथेटिकल है। ये ऐसा कहते हैं कि इतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो चुके हैं ऑर्बिट के पास अर्थ की, कि अगर एक टकराया तो वो इतनी तेज़ी से सारे टकराते जाएंगे और एक चेन इफेक्ट, चेन रिएक्शन टाइप का हो जाएगा। वो कैसलर सिंड्रोम कहलाता है। अभी रेगुलेशन जो आउटर स्पेस को गवर्न कर रहे हैं वो है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल लाइबिलिटी फॉर डैमेज कॉज बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स 1972 की, जिसका जो ऑब्जेक्ट है जिसने कोई डैमेज पहुंचाया है वो उसी की लाइबिलिटी हो जाएगी उस नेशन की। और एक आउटर स्पेस ट्रीटी है जिसका काम है पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस, और दोनों में इंडिया मेंबर है। इंडिया ने क्या ऐसा किया है डेब्रीज को लेके, एक प्रोजेक्ट नेत्र बनाया हमने जो हम चेक करके रखते हैं डेब्रीज का स्टेटस, और एक क्लियर स्पेस मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। अर्थ ऑब्जर्वेशन को लेके इन स्पेस का काम क्या है वो आप बताओगे कमेंट में। इन स्पेस ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन को लेके कंसल्टेशन पेपर दिया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि मॉनिटर करते हैं लैंड को, मरीन एटमॉस्फेयर को, और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, यानी कि जैसे पोलार सन सिंक्रोनस जो और सैटेलाइट्स होती हैं जो बहुत तेज़ी से अर्थ के आसपास घूमती रहती हैं, वो देखती हैं रिमोट सेंसिंग वगैरह इन सब को लेके। तो उसको लेके एक इनस्पेस ने निकाला है। इनस्पेस इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को बताती है। वो ऊपर हम चेक कर चुके हैं। अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर सॉर्टेड, ये अग्निकुल कॉस्मोस जो अभी मैंने आपको बताया था जिन्होंने 3D बनाया, ये वही 3D प्रिंटेड सिंगल पीस सेमी क्रायोजेनिक, यानी कुछ हिस्सा इसका क्रायोजेनिक है और कुछ नॉर्मल फ्यूल है, सॉलिड या लिक्विड जैसा भी हो उस हिसाब का है। ये एक पहला अग्निलेट इंजन है जो कि 3D टेक्नोलॉजी पे बना है। ये डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइल लूनर सिज लूनर ऑपरेशन ड्रैको, ये नासा का है। आपको ड्रैको याद रखना है कि नासा का है। ये न्यूक्लियर पावर्ड प्रोपल्शन सिस्टम है, इंजन है ये न्यूक्लियर पावर्ड, जो स्पेस में मार्स के लिए जाने वाले स्पेस फ्लाइट्स को ट्रेवल टाइम को हाफ कर देगा। सो यू जस्ट थिंक कि हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल इंजन है उसकी जगह पे यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का इंजन लगा हुआ है रॉकेट में, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी स्टीरियो ए स्पेसक्राफ्ट, ये नासा का है। ये एक 2006 में लॉन्च हुई थी, मतलब इनिशिएट हुआ था। ये कोरोनल मास एजेक्शन, जो सन के कोरोना से हीट
या उसकी रेज जो निकलती हैं उनके बारे में, प्लाज्मा निकलता है उसके बारे में पढ़ने के लिए लॉन्च किया गया था 2006 में। और ये अर्थ के आसपास से निकली है 17 साल बाद, तो वो उसके बारे में बात हो रही है। ऐसे ही एक पार्कर स्पेस प्रोब है जो दुनिया की पहली ऐसी ऑब्जेक्ट है जो सन को छू के आया है। ये सन फ्लाई बाय ऑब्जेक्ट था, पार्कर स्पेस प्रोब, इसे नासा ने लॉन्च किया था। और इसने जो ग्रेविटी असिस्ट लिया था वो लिया था वीनस का, ये याद रखिएगा। वीनस ग्रेविटी असिस्ट क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, ग्रेविटी असिस्ट जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी प्लेनेट है, इसकी ग्रेविटी है, तो अगर कुछ लॉन्च करना है हमें तो हम यहाँ से लॉन्च करेंगे और चाहेंगे कि वो यहाँ पे ऑर्बिट के आसपास आ जाए, फिर उसके बाद हम इंजन भी बंद कर देंगे तो वो अपने आप ही ऑर्बिट करता रहेगा। तो बिना फ्यूल का खर्च किए हमने इसे ऑर्बिट कराया और फिर हमें यहाँ तक आना था, और अब हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, तब हम इंजन स्टार्ट करके वापस यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ जो इतने ट्रैवल में हमने जो फ्यूल बचाया वो कहलाता है ग्रेविटी असिस्ट। ग्रेविटी की असिस्टेंस से मनूवर करना। गैलेक्सी ईसो 316 ये हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर की है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, 1919 लॉन्च हुआ था यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा की तरफ से। नीराक्षी, इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल नेम्ड नीराक्षी। ये अंडर वाटर व्हीकल है और ये 300 मीटर नीचे और 4 घंटे तक रह सकता है डीप माइनिंग के लिए या डिस्पोजल के लिए, सर्वे के लिए। गार्डन रीच ने इसे बनाया है। आयुष्मान भारत माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट, ये मिज़ोरम पहला स्टेट बना है जहाँ पे आयुष्मान भारत माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट है। ये माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या है माइक्रोसाइट का, कि एक क्लस्टर है छोटे छोटे क्लिनिक्स का जिसके अंदर करीब करीब 10 या 10 से कम बेड होंगे, जो मतलब एक बहुत बड़े हॉस्पिटल को बनाने में काफ़ी खर्च आता है। हम सडन छोटे माइक्रो साइट हेल्थ फैसिलिटीज़ बना देंगे जिसकी वजह से एक्सेसिबल हो जाए चीज़ें। ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंडर लॉन्च किया गया था 2023 में। 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट बनाए गए थे अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का काम क्या है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाना है। सारे जो रिकॉर्ड्स हैं एक पेशेंट के वो डिजिटली सेव हों, पता हो कि किसको क्या तबीयत में दिक्कत है। अब आप मुझे बताओगे कि इंडिया का फर्स्ट टेलीमेडिसिन जो मिशन है वो क्या है। ये 2023 के बजट में भी आया था। अब आप बताओगे कि टेलीमेडिसिन को लेके एक जो इनिशिएटिव है इंडिया का वो क्या है, उसका नाम क्या है। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने स्टार्ट किया है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क ऑफ फार्मा सेक्टर। और ऐसे 7 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च बनाए गए हैं और इसके अंदर 6 प्रायोरिटी एरियाज़ को डिफाइन किया गया है, जैसे कि केमिकल, बायोलॉजिकल एंटिटीज़, फाइटो फार्मास्यूटिकल्स, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक ड्रग, इन सब को लेके एनी कंपनी इसमें जो रजिस्टर है इंडिया के अंदर वो कर सकती है अप्रूवल के लिए। अभी इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है 3.4 मार्केट शेयर ऑफ ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डेडलाइन दी है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को लेके। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या है, ऐसी प्रैक्टिसेस जो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखें और जिनके जो क्या कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज़ हैं प्रोसेस की, उससे किसी को नेगेटिव इफेक्ट ना हो, उसे कहा जाता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये उसको लेके हैं। ड्रग मेकर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा है, इन सब के बारे में ये है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। रिस्क मिनिमाइज़ करना है, सर्टिफिकेशन रिक्वायर करना पड़ेगा अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है कोई मेडिसिन वगैरह। फेवर एंड रिस्क फ्रॉम पेंडेमिक्स, एक्चुअली फ्रेमवर्क फॉर हेल्थ सोशल एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय WHO। इसका काम क्या है, सिस्टम की वीकनेसेस जो कोविड-19 के द्वारा हमने फेस की थी और अच्छी पॉलिसी डिसीजन को लेके वर्क करना।
WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB, इन सब में वो है अलाइंड। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसके बारे में न्यूज़ है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट लांसेट स्टडी ने कहा है, ये ये एक इंटरनेशनल NGO है। इसमें कहा गया है कि PM 2.5 जो कि एक एयर पॉल्यूटेंट है, वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है। फॉर एग्जांपल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे आपने कोई दवाई खाई, लेट्स से फॉर कफ, और आपने उसका कोर्स पूरा नहीं किया, कुछ दिन बाद जो उसमें जितने बैक्टीरियाज जो मारे गए और जो बच गए, यानी कि उनके अंदर रेजिस्टेंस था इतने कफ के डोज के लिए, अब जो उनके साथ ब्रीड होंगे या जो उनसे ब्रीड होंगे ऑफस्प्रिंग, उन सब के अंदर ही रेजिस्टेंस होगा। तो दवाइयों का असर, जो आपके अंदर एफिकेसी है बॉडी में, वो बहुत कम हो जाएगी, तो दवाइयों का असर कम हो जाएगा। इसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नॉर्मल भाषा में। जैसे इसमें लिखा हुआ है लैंसेट की रिपोर्ट में कि 1% राइज होता है जब पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है 0.5 से 1.9% एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। G20 ने वेलकम किया है ग्लोबल इनिशिएटिव टू कर्टेल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने इसके बारे में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेके चर्चा की है। एक इनिशिएटिव है, इसका नाम है सिक्योर, द फर्स्ट डेडिकेटेड मैकेनिज्म फॉर एक्सपेंड एक्सेस टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज टू एसेंशियल एंटीबायोटिक विच गोज बियॉन्ड एक्सेस टू सिंगल प्रोडक्ट। जस्ट अ सेकेंड। G20 पैंडमिक फंड, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने $25 मिलियन पैंडमिक फंड बनाया है एनिमल हेल्थ सिस्टम में, उसके बारे में है। क्रोमोडोमेन हेलिकेस DNA बाइंडिंग प्रोटीन 1 लाइक CHD1L, ये एक क्रोमोजोम प्रोटीन है जो बॉडी में किसी के होता है, उससे HIV होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और ये HIV को कंट्रोल कर सकता है। तो एक ये काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू है मेडिकल साइंस में, तो आप ये याद रखिएगा। रेस्पिरेटरी सिनेक्शियल वायरस एब्रिजवो, ये एक फर्स्ट वैक्सीन बनाई गई है सिनेक्शियल RSV वायरस के लिए। ये प्रेग्नेंट मदर्स को होता है लेटर स्टेजेस ऑफ देयर प्रेगनेंसीज, और ये बहुत कंटेजियस होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। एक्चुअली मोस्टली ये बच्चों को होता है, जो इन्फेंट्स होते हैं उनको, तो उसको लेके ये एक वैक्सीन बनाई गई है। नेट एनर्जी गेन अचीव किया गया है US साइंटिस्ट के द्वारा ऑन देयर न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। ये दुनिया में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि एनर्जी जितनी हमने न्यूक्लियर फ्यूजन में लगाई है, इन्वेस्ट की है, उससे ज़्यादा हमें आउटकम मिला है। ये दूसरी बार हम अचीव कर पाएँ। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? जैसे न्यूक्लियर फिजन मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि इसमें न्यूक्लियस ब्रेक हो जाती है फिजन में, फ्यूज़न में 2 न्यूक्लियस आके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ये है काम न्यूक्लियस का। इसमें एक लेवल का टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, हाई लेवल का, वो हम अचीव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये सन के अंदर होता है। ये अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से हम अचीव नहीं कर पा रहे थे। इस टेम्परेचर को अचीव ना कर पाने को एक टर्म दी गई है जिसका नाम है कोलोम्ब बैरियर। इंडिया खुद एक टोकामक बना चुका है आदित्य नाम से, सेमी इंडिजीनियस है ये, और इंडिया पार्ट है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, जो नेट एनर्जी गेन जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया है फ्यूजन रिएक्टर के थ्रू। ये इसमें इमेज है, आप देख सकते हैं। 2 से ज़्यादा लाइट एटम्स को कंबाइन करते हैं। डेमन पार्टिकल, एक डीमन पार्टिकल के बारे में आया है न्यूज़। डीमन पार्टिकल एक्चुअली में ऐसा है जिसमें, जस्ट अ सेकेंड, डीमन पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जो कोई चेंज नहीं लाता
एनर्जी सप्लाई करने के बाद, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इफ़ इनफ एनर्जी इज सप्लाई टू द सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स कैन फॉर्म कंपोजिट पार्टिकल नोन एज प्लाज्मोन्स। बट डीमन पार्टिकल के अंदर ये चीज़ नहीं होती, ये एक एक्सेप्शन है इस चीज़ को लेके, वो प्लाज्मोन्स नहीं बनाता, इस वजह से उसे डीमन पार्टिकल कहते हैं। और ये कोई चेंज नहीं लाता और कोई चार्ज नहीं लाता लाइट के साथ, तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर्म नहीं करता। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये अवार्ड दिए गए हैं 7 डिसिप्लिन्स के लिए। ये 2023 वाले भी अनाउंस करना स्टॉप कर दिए हैं। 2021 से लेकर अभी तक नॉमिनेशंस जो हैं वो स्टॉप हैं। इसमें सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए अप टू एज ऑफ 45 ईयर्स, और 7 कैटेगरीज में ये दिया जाता है: बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, अर्थ एटमॉस्फेयर, प्लानिटरी साइंसेस, इंजीनियरिंग साइंसेस। तो उसी से रिलेटेड है। OCI को यानी ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया को भी मिलता है। लूनार कोडेक्स, एक्चुअली अभी तक जितने भी मिनिएचराइज्ड चीज़ें बनाई गई हैं, आर्ट, पोएट्री, मैगज़ीन, म्यूज़िक, फिल्म, ये सब इन सब को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा मून पर। उसके रिलेटेड ये लूनार कोडेक्स है, ये नासा के द्वारा बनाया गया है पूरा सिस्टम। लॉन्च्ड वाया नासा आर्टेमिस कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विसेज। भू विजन कृषि रास्ता प्लेटफॉर्म, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करने के से रिलेटेड है, जिसमें सॉइल टेस्टिंग वगैरह की जाएगी और 12 पैरामीटर्स पे सॉइल टेस्टिंग होगी। इसे डेवलप किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च उसने। तो रिज़ल्ट बता सकते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के, इन सब करे के। तो आई होप कि आपको इससे हेल्प हुई होगी, और प्लीज़ फीडबैक दीजिए अपना कि आपको कुछ सेटिस्फाइड आप फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सीरीज़ से। प्लीज़ बताइए क्या मैं बेटर कर सकता हूँ, क्या आपको कोई इशू आ रहा है। और नेक्स्ट मैं कुछ ऐसा लेके आने वाला हूँ जो एंजाइटी, जो काफ़ी पर्सनल, मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है मेरे, और हम सबको शायद तक लाइफ में फेस करना पड़ता है, रिलेटेड टू एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन। उसको लेके एक लेक्चर, एक एपिसोड छोटा सा लेके आ रहा हूँ कि कैसे इन सब चीज़ों को टैकल किया जाए। सो उसमें मिलते हैं फिर, और ये चीज़ें लगातार आती रहेंगी, ये साइंस एंड टेक और IR सीरीज़, और इसके बाद एक स्पेशल अनाउंसमेंट है वो भी आएंगे। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस लिसनिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।